कल्पना कीजिए एक ऐसे मौन विद्रोह की जहां एक पक्ष पूरी तरह से समर्पण कर देता है, लेकिन उसे ये एहसास तक नहीं होता कि उसने हार मान ली है। जी बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही गहरी बात है ना? और अक्सर हम रिश्तों को परिभाषित करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, जैसे कि दोस्ती हो गई, प्रेम या फिर पारिवारिक जुड़ाव। लेकिन कुछ रिश्ते इन परिभाषाओं के सांचों से इतने बाहर होते हैं कि उन्हें कोई नाम देना उनके वजूद को ही शायद छोटा कर देता है। एकदम सही कहा। तो आज हम एक ऐसे ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिदृश्य में उतरने वाले हैं। हमारी इस गहन चर्चा का विषय और हमारा स्रोत है सुनो कहानी चैनल पर मौजूद एक बेहद खास ऑडियो बुक का अंश। हाँ, जो कि हिंदी साहित्य के मील के पत्थर मतलब धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता का पहला भाग है। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इलाहाबाद की उस जादुई दुनिया को समझें जहां इस कहानी की नींव रखी गई है, और साथ ही चंद्र, सुधा और डॉक्टर शुक्ल के बीच के जो गहरे और अनकहे रिश्ते हैं उनकी परतों को खोलें। जी, अक्सर कहानियों में जगह सिर्फ एक बैकड्रॉप होती है जहां पात्र अपना अभिनय करते हैं, लेकिन यहाँ इलाहाबाद या कहें प्रयाग खुद एक जीवित और सांस लेता हुआ किरदार है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से इसे नगर देवता या एक रोमानी कलाकार की रचना कहती है। और पता है, इसी बात ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। मतलब लेखक कहानी शुरू करते ही सीधे अपने नायक या नायिका पर नहीं आते। वे पूरा समय लेकर हमें इलाहाबाद की सड़कों पर घुमाते हैं। बिल्कुल, वो माहौल बनाते हैं। हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ कोई नियम नहीं है। एक तरफ बनारस से भी पतली और घुमावदार गलियां हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ को मात देती चौड़ी सड़कें और शानदार सिविल लाइंस। और मौसम का जो जिक्र है, मौसम भी ऐसा जैसे कोई चंचल मन हो, खासकर कार्तिक और होली के बीच का वसंत, जहां हवाएं लहरों और कलियों से बिना किसी झिझक के छिड़खानी करती हैं। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये शहर किसी ऐसे दोस्त के बिखरे हुए कमरे की तरह है। बिखरे हुए कमरे की तरह। हाँ, मतलब जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किताबें और कपड़े हर जगह पड़े हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अपनापन है जो इंसान को वहाँ रोक लेता है। देखिए, मैं इस बिखरे हुए कमरे वाली तुलना से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अव्यवस्था या बिखराव नहीं है। साहित्य के नजरिए से देखे तो ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है ना। शहर का ये जो विरोधाभास है, भव्य सिविल लाइंस और संकरी गलियां, ये असल में मानव मन के दोहरेपन को दर्शाता है। ओह, मतलब हमारा बाहरी और अंदरूनी रूप। बिल्कुल, एक हमारा सभ्य बाहरी आवरण है और दूसरा हमारी उलझी हुई गहरी भावनाएं। लेखक ने इस स्वच्छंद शहर पर इसलिए इतना समय बिताया है क्योंकि यही वो भावनात्मक मिट्टी है जिसमें आगे चलकर चंद्र और सुधा के रिश्ते का बीज अंकुरित होगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, क्योंकि अगर शहर इतना रोमानी और मनमौजी ना हो तो क्या एक युवा के भीतर वो मासूमियत और भावनाओं का ऐसा ज्वार पैदा हो सकता है? यह शहर असल में कहानी के नायक चंद्र के आंतरिक जीवन का एक बाहरी दर्पण है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। मतलब शहर का मिजाज सिर्फ एक वर्णन नहीं बल्कि एक बहुत जरूरी पूर्व शर्त है इस कहानी के लिए। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। हम इस रोमानी और वसंत से भरे शहर में तैर ही रहे होते हैं कि अचानक हमें अल्फ्रेड पार्क की सुबह में धकेल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, अल्फ्रेड पार्क। वहां चंद्र है जो बिल्कुल किसी देवदूत की तरह सफेद कपड़ों में पराग की बौछार के बीच फूल चुन रहा है। बहुत ही मासूमियत भरा दृश्य है वो दृश्य इतना पवित्र है कि मानो समय रुक गया हो। लेकिन तभी वहां उसके 3 दोस्त आ धमकते हैं, कपूर ठाकुर साहब और रविंद्र बिसारिया, और उनका रवैया इस पूरे रोमानी माहौल पर जैसे ठंडा पानी डाल देता है। देखिए, ये दृश्य कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। ये तीनों दोस्त सिर्फ हास्य पैदा करने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर उनका क्या काम है वहां? ये बाहरी दुनिया और शायद हम इंसानों के उस व्यवहारिक या कहें सिनिकल रवैये का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हम अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए एक कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उन तीनों का चरित्र चित्रण भी बहुत सटीक है। जैसे ठाकुर साहब है जिनके पास पैसा है, जो सिर्फ नाम के लिए सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। और बिसारिया? बिसारिया एक ऐसा कवि है जो अवसरवादी है, युद्ध के मोर्चे से लेकर शादी ब्याह तक हर चीज पर कविता लिख सकता है।
लेकिन सबसे दिलचस्प है कपूर। बिल्कुल, कपूर का नजरिया बहुत अलग है। देता है कि ये बीमारी क्वार, कार्तिक या फाल्गुन के मौसम में होती है और इसका सीधा संबंध इंसान की रीढ़ की हड्डी से है। हाँ, उसने कविता को सन्निपात भी कहा है। हाँ, बुखार में होने वाला प्रलाप, ये सब सुनना एक बहुत ही शानदार डार्क कॉमेडी जैसा लगता है। मतलब मुझे तो बहुत हंसी आई। ऐसा लगता है जैसे लेखक खुद अपने ही बुने हुए रोमांटिक माहौल का मजाक उड़ा रहे हैं। इसे सिर्फ डार्क कॉमेडी कहना शायद इस साहित्यिक तकनीक के असली मकसद को नजरअंदाज करना होगा। इसे साहित्य में फॉइल तकनीक कहते हैं। फॉइल तकनीक, ये क्या होती है? देखिए, जब आप किसी चरित्र की अत्यधिक पवित्रता या मासूमियत को आधुनिक पाठकों के सामने रखते हैं, जैसे फूल चुनते हुए चंद्र को, तो वो थोड़ा अविश्वसनीय लग सकता है। हाँ, मतलब इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल, पाठक सोच सकता है कि ये बहुत ज्यादा नाटकीय है। इसीलिए लेखक जानबूझकर कपूर जैसे अति यथार्थवादी किरदार को वहां खड़ा कर देता है, ताकि कॉन्ट्रास्ट बन सके। हाँ, एकदम। एक तरफ बिसारिया है जो भावनाओं का व्यापारी है, जो झूठी तारीफों पर फूल जाता है। दूसरी तरफ कपूर है जो भावनाओं का मेडिकल या पैथोलॉजिकल विश्लेषण कर रहा है। और इन सब के बीच चंद्रा है। जी, इन दोनों अतियों के बीच जब हम चंद्र को देखते हैं, जो ना तो भावनाओं का व्यापार कर रहा है और न ही उनका विश्लेषण कर रहा है, बल्कि सिर्फ उन्हें जी रहा है, तो चंद्र की शुद्धता अचानक बहुत वास्तविक और विश्वसनीय लगने लगती है। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। मतलब कपूर की वो रीढ़ की हड्डी वाली बीमारी की बात सुनकर हम हंसते तो है, लेकिन साथ ही हम अवचेतन रूप से कपूर को खारिज कर देते हैं और चंद्र की मासूमियत के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाहरी दुनिया अक्सर भावनाओं को या तो इस्तेमाल करती है, जैसे बिसारिया, या उनका मजाक उड़ाती है, जैसे कपूर। तो ऐसे में चंद्र को बचने की जरूरत है। हाँ, इसी दुनिया से बचने के लिए एक नायक को एक सुरक्षित पनाहगाह की जरूरत होती है, जहां उसे ये व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक कवच न पहनना पड़े। और वो पनाहगाह है डॉक्टर शुक्ल का घर। अल्फ्रेड पार्क की उस कर्कश बातचीत से निकलकर हम अचानक एक बेहद सुरक्षित और शांत दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो चंद्र का असली ठिकाना है। स्रोत से हमें पता चलता है कि चंद्र का अतीत थोड़ा उथल-पुथल भरा रहा है। वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग आया था। वह कोई साधारण छात्र नहीं है। उसने बीए और एमए दोनों में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बहुत ही मेधावी छात्र है वो। और इस दौरान डॉक्टर शुक्ल ने उसे सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि एक बेटे की तरह संरक्षण दिया है। डॉक्टर शुक्ल का घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह चंद्र का एक तरह का मनोवैज्ञानिक अभयारण्य है। उसे जिस पारिवारिक जुड़ाव की कमी महसूस हुई होगी अपनी माँ से झगड़ने के बाद, वो खालीपन इस घर ने भरा है। बिल्कुल, लेकिन इस घर का असली केंद्र डॉक्टर शुक्ल नहीं बल्कि उनकी बेटी सुधा है। हाँ, सुधा का किरदार बहुत अहम है। सुधा का जो परिचय स्रोत सामग्री में दिया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। जब वो 13 साल की उम्र में गांव से इलाहाबाद आई तो वो किसी जंगली और विद्रोही झोंके की तरह थी। उसके गुस्से की जो उदाहरण है वो बहुत चरम है। हाँ, वो कितनी जिद्दी थी इसके उदाहरण सुनिए। सब्जी में घी कम होने पर पूरी थाली फेंक देना, और सबसे खतरनाक बात कि रात के समय फूल तोड़कर न लाने पर माली को दांत से काट लेना। हाँ, मतलब ये कोई साधारण नखरा नहीं है। बिल्कुल, ये एक बेकाबू गुस्सा है। लेकिन देखिए, ये उसका परिचय कराने का एक बहुत ही सुविचारित तरीका है। सुधा की इस जंगलीपन को स्थापित करना इसलिए जरूरी था ताकि उसका बदलाव दिखे। हाँ, ताकि आगे चल के जो परिवर्तन उसमें आता है उसका पूरा असर श्रोताओं पर पड़े। और वही तो सबसे बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा था। जो लड़की किसी की नहीं सुनती, जो इंसान को काट लेती है, वो अचानक इतनी शांत, सुशील और विनम्र कैसे हो गई? और वो भी सिर्फ चंद्र के प्रभाव से। एकदम बदल गई। मैंने इसे पढ़ते हुए एक साइलेंट अथॉरिटी का नाम दिया। क्या ये चंद्र का डर था जिसने उस विद्रोही बच्ची को सीधा कर दिया? मुझे नहीं लगता कि ये डर था। तो फिर क्या था? क्योंकि स्रोत में ये भी बताया गया है कि शुरुआत में दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते थे और सुधा उससे डरती थी। देखिए, अधिकार या अथॉरिटी शब्द का इस्तेमाल यहाँ थोड़ा अनुचित लगता है। अधिकार में हमेशा एक पदानुक्रम या हायरार्की होती है, एक तरह का खौफ होता है। अगर सुधा के मन में सिर्फ डर होता तो उसकी विद्रोही प्रकृति कभी ना कभी पलटवार जरूर करती। ये बात तो है, जो माली को काट सकती है वो चुप नहीं बैठेगी। बिल्कुल, जो लड़की माली को काट सकती है वो सिर्फ डर के आगे हमेशा के लिए नहीं झुकेगी। यहाँ जो हो रहा है वो एक गुरुत्वाकर्षण की तरह है। गुरुत्वाकर्षण? वो कैसे? जब आप किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने अपनी स्वतंत्र कक्षा छोड़ दी और आप उसके चारों ओर घूमने लगे। सुधा और चंद्र के बीच यही हुआ। मतलब
ये एक बिना बोले हुआ समर्पण था। हाँ, ये एक अवचेतन मनोवैज्ञानिक समर्पण है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि इस मौन अनुशासन की प्रक्रिया के प्रति कोई भी जागरूक नहीं था। हाँ, किसी ने कोई रूल नहीं बनाया। ना चंद्र ने कभी कोई नियम थोपे, न सुधा ने कभी महसूस किया कि वो दब रही है। ये सब इतना स्वाभाविक और ऑर्गेनिक था कि सुधा ने खुद ही अपने मन का नियंत्रण चंद्र को सौंप दिया। ये डर नहीं, असीम श्रद्धा और अनजाना प्रेम है जिसने उस विद्रोही ऊर्जा को एक शांत प्रवाह में बदल दिया। अरे वाह, ये गुरुत्वाकर्षण वाली बात सच में इस रिश्ते को देखने का नजरिया बिल्कुल साफ कर देती है। और सबसे खास बात ये है कि ये मौन समर्पण किन्हीं बड़े-बड़े दार्शनिक संवादों में नहीं दिखता। हाँ, ये उनके रोजमर्रा के कामों में झलकता है। बिल्कुल, ये दिखता है रोजमर्रा की छोटी-छोटी खट्टी-मीठी और बेहद घरेलू नोक-झोंक में। सुधा अब घर की मैनेजर बन चुकी है। उसे नौकरों से लेकर डॉक्टर साहब की पसंद नापसंद, बाजार के भाव और यहाँ तक कि खराब मोटर की थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग का भी पता है। बहुत ही व्यवहारिक हो गई है वो। हाँ, लेकिन किरदारों की भूमिकाएं जिस तरह से यहाँ उलझी हुई हैं, वो देखना बहुत दिलचस्प है। भूमिकाओं का ये उलटना ही उनके रिश्ते की अनौपचारिकता की निशानी है। डॉक्टर शुक्ल के लिए सुधा आज भी एक छोटी बच्ची है जिसकी सेहत की उन्हें चिंता रहती है। लेकिन सुधा की नजर में चंद्र क्या है? सुधा की नजर में चंद्र, जो यूनिवर्सिटी का सबसे मेधावी छात्र है, जो इतने गंभीर विषयों पर रिसर्च कर रहा है, वो एक निहायत ही गैर जिम्मेदार बच्चा है। बिल्कुल, वो उसे बच्चा ही समझती है। सुधा उसकी सेहत को लेकर एक सख्त तानाशाह बन जाती है। मुझे वो प्रसंग पढ़कर बहुत अचरज और मजा दोनों आया, जहां सुधा चंद्र को जबरदस्ती लड़कियों वाला टॉनिक पिलाने की जिद पकड़ लेती है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा दुबला लग रहा था। हाँ, और सोचिए, चंद्र को बाजार से अखबार का विज्ञापन दिखाकर साबित करना पड़ा कि वो टॉनिक उसके लिए नहीं है। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि वे भले ही युवा हैं, लेकिन उनका व्यवहार किसी ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति की तरह है जो एक दूसरे की छोटी छोटी आदतों और कमियों से पूरी तरह वाकिफ है। ये जो तानाशाही है ना, ये असल में एक देखभाल की तानाशाही है। देखभाल की तानाशाही अच्छा शब्द है। हाँ, जब आप किसी को अपना हिस्सा मान लेते हैं तो आप औपचारिकता की दीवारें गिरा देते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक उदाहरण वो चाय के प्याले वाला दृश्य है। चाय वाला प्रसंग तो सच में इस पूरी कहानी का मनोवैज्ञानिक केंद्र लगता है मुझे। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां शब्द कम है लेकिन अर्थ बहुत गहरे हैं। जी बिल्कुल। क्या होता है इस दृश्य में? सुधा, जो दिमागी काम करने वाले चंद्र की सेहत को लेकर चिंतित है, उसके लिए एक पूरा कप दूध लाती है और उसमें नाममात्र के लिए चाय का पानी मिलाती है, जबकि खुद अपने लिए एकदम कड़क चाय बनाती है जिसमें सिर्फ 2 चम्मच दूध होता है। और चंद्रा उसे चुपचाप देखता रहता है। हाँ, चंद्रा उस दूधिया प्याले को बेबसी से देखता है। वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो सुधा का देखभाल वाला नियम है। लेकिन फिर चंद्र क्या करता है? जब सुधा झुककर नीचे गिरे हुए संतरे को उठाने लगती है तो चंद्रा बड़े ही फुर्ती से चुपचाप चाय का कप बदल लेता है, बहुत ही चालाकी से। हाँ, और जब सुधा अपनी कड़क चाय समझकर घूंट भरती है और चौंक जाती है तो चंद्र बड़ी मासूमियत से कहता है, कुछ नहीं, हमने उसमें थोड़ा दूध डाल दिया। इस पूरी घटना का विश्लेषण करें तो ये सिर्फ एक मजाकिया पल नहीं है। ये सीमाओं के अतिक्रमण या बाउंड्री वायलेशन का एक बहुत ही खूबसूरत रूप है जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है। मतलब कोई बाउंड्री बची नहीं है। बिल्कुल। सुधा का चंद्र की डाइट को कंट्रोल करना, उसे चाय की जगह जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश करना, यह दिखाता है कि वो चंद्र के भौतिक शरीर पर अपना अधिकार समझती है। और चंद्र का वो रिएक्शन, चंद्र का उससे बहस करने के बजाय बच्चों की तरह कब बदल लेना, यह दिखाता है कि चंद्र इस बात को जानता है और उसका सम्मान करता है। वे एक दूसरे के प्रति इतने सहज हैं कि उन्हें इस बात का भान ही नहीं है कि समाज की नजर में वे 2 अलग अलग युवा स्त्री पुरुष हैं जिनके बीच एक पर्दा होना चाहिए। ये पर्दे का ना होना ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है ना? उनके बीच कोई दिखावा नहीं है। ये एक ऐसा प्रेम है जो सेवा, फिक्र और अधिकार में लिपटा हुआ है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या है। हाँ, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। और ये फिक्र सिर्फ घर की 4 दीवारी या नाश्ते की मेज तक सीमित नहीं रहती। इस प्यारी सी चाय की नोक-झोंक के बाद जब दिनचर्या के काम फिर से हावी होते हैं तो हम देखते हैं कि सुधा की फिक्र चंद्र के घर से जाने के बाद भी एक साए की तरह उसके साथ चलती है।
देखिए, दिनचर्या या रूटीन किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है। वो कैसे? क्योंकि रोमांस हमेशा बड़े वादों या चांद तारों की बातों में नहीं होता, बिल्कुल सही बात कही लेकिन आपने। छोटे कामों में होता है जो हम एक दूसरे के लिए बिना सोचे करते हैं। एकदम सही बात कही आपने। जैसे कि जब सुधा चंद्र को एक काम सौंपती है, उसे डॉक्टर साहब का निबंध मुखर्जी रोड पे रहने वाली एक ईसाई टाइपिस्ट से टाइप करवा कर लाना है। लेकिन वो सिर्फ एक काम नहीं बताती। हाँ, वो सिर्फ एक निर्देश नहीं देती, वो एक ही सांस में कई काम गिना देती है। वो उसे एक लिफाफा थमाती है, याद दिलाती है कि फरवरी आ गई है और चंद्र को एक मास्टर ढूंढ लेना चाहिए। और वो जाते जाते की चेतावनी। अरे हाँ, वो सबसे मजेदार था। चंद्र जाने के लिए मोटर में बैठता है, इंजन चालू होता है और तभी सुधा पुकार कर एक मजाकिया चेतावनी देती है, वहां लड़की से कुछ ऐसी बात मत कहना, उसके यहाँ 2 बड़े-बड़े बुलडॉग हैं। और चंद्र हंस पड़ता है। हाँ, इस छोटे से पल में सुधा एक बॉस की तरह काम दे रही है, एक अभिभावक की तरह मास्टर ढूंढने की याद दिला रही है और एक दोस्त की तरह बुलडॉग का मजाक कर रही है। ये सब कितना सहज लगता है। लेकिन साहित्य में यही सामान्यपन सबसे बड़ा संकेत या फोरशैडोइंग होता है। आगे आने वाले खतरे का। जी, स्रोत सामग्री का ये पूरा हिस्सा सिर्फ एक आधार या बेसलाइन तैयार करता है। ये दिखाता है कि इन दोनों का जीवन वर्तमान में कितना व्यवस्थित, शांत और पूरी तरह से एक दूसरे में गुंथा हुआ है। जिस तरह से सांस लेना हमारे लिए सामान्य है, वैसे ही एक दूसरे की फिक्र करना उनके लिए सामान्य है। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जब कोई रिश्ता इतना गहरा हो, एक दूसरे पर इतना निर्भर हो और सबसे बड़ी बात इतना अनकहा और अनाम हो, तो वो बहुत नाजुक भी हो जाता है। अच्छा, मतलब उसकी नींव बहुत नाजुक है। हाँ, ये शांति किसी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक तूफान से पहले की शांति की तरह महसूस होती है। जब जिंदगी का पूरा आधार ही एक बिना नाम वाले रिश्ते पर टिका हो, तो भविष्य में आने वाला हल्का सा भी बदलाव पूरी इमारत को हिला सकता है। तो आज के इस गहन अध्ययन में हमने बहुत सी परतों को उधेड़ा है। हमने शुरुआत की थी इलाहाबाद की उन मनमौजी सड़कों और नगर देवता की स्वच्छंदता से, जो असल में इंसानी भावनाओं की एक उर्वर जमीन है। और फिर अल्फ्रेड पार्क का वो दृश्य। हाँ, अल्फ्रेड पार्क में उन व्यवहारिक दोस्तों को देखा जो प्यार को एक मौसमी बीमारी कहकर खारिज करते हैं ताकि चंद्र की मासूमियत उभर कर सामने आ सके। और अंत में वो घर। बिल्कुल, हम उस अभयारण्य में गए, डॉक्टर शुक्ल के घर, जहां चंद्र और सुधा की एक ऐसी दुनिया बसती है जो बिल्कुल बेदाग है। एक ऐसी दुनिया जहां एक विद्रोही बच्ची का शांत समर्पण है, चाय के कप बदलने में छिपा निस्वार्थ प्रेम है और बुलडॉग की मजाकिया चेतावनी में लिपटी हुई अनगिनत फिक्र है। यह अध्ययन श्रोताओं को इस बात पर विचार करने का मौका देता है कि जीवन में कोई जुड़ाव ऐसे होते हैं जो चेतना की सतह से बहुत नीचे खामोशी में जड़े जमाते हैं, जो दिखाई नहीं देते पर होते हैं। हाँ, चंद्र और सुधा का रिश्ता इसी खामोशी से सींचा गया है। वे इसे कोई नाम नहीं देते, वे सिर्फ इसे एक सच्चाई की तरह जीते हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े विचलित करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। एक ऐसा सवाल जो स्रोत में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन उसकी पूरी आत्मा में गूंजता है। वो सवाल क्या है? जरा विचार कीजिए, किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि जब 2 लोगों के बीच का प्रेम इतना अनकहा, इतना मासूम और बिना किसी नाम के होता है, जहां सिर्फ एक मौन अधिकार और आपका बताया हुआ गुरुत्वाकर्षण काम करता है, तो क्या होता है जब समाज या वे खुद इस पवित्र रिश्ते को कोई नाम या कोई लेबल देने की कोशिश करते हैं? ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या किसी इतने स्वाभाविक और अनाम एहसास को परिभाषा के किसी सांचे में ढालने की कोशिश करना ही उसे नष्ट करने की शुरुआत होती है? क्या नाम मिलते ही वो मासूमियत, वो चाय के कप बदलने का भोलापन कहीं खो जाता है? एक बहुत ही गहरा विचार है ये। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने खुद के अनकहे रिश्तों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। तो इसी वैचारिक बिंदु पर आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा और खुला आसमान है।